कहानी की शुरुआत एक विशाल, घने और हरे भरे जंगल से होती है। इसी जंगल में हमारा एमसी एक पेड़ के तने से टिक कर बैठा है और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। तभी वो नम आवाज में कहता है, आर्मी में मैंने एक कहावत सुनी थी कि जब उम्र ढलने लगे तो गिरते हुए पत्तों से भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन अफसोस, मैं खुद को उस अंजाम से बचा नहीं पाया। इसके बाद कहानी हमें 3 दिन पहले के सीन में ले जाती है। जगह है डिविजनल गुरिल्ला फील्ड, जहां हमारा एमसी पूरी तरह थका हारा खड़ा हुआ है। तभी वो मन ही मन सोचता है, मेरे डिस्चार्ज में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? ये नया प्लेटून लीडर यहाँ क्यों आया है? तभी हमें नए प्लेटून लीडर का नाम बताया जाता है, किम शिन इम। उसकी नजरें हमारे एमसी पर ऐसी टिकी हुई हैं जैसे वो पहले से ही उसे किसी मुश्किल में फंसाने का मन बना चुका हो। किम शिन इम उसे आवाज लगाता है, पाक ब्यूंग जंग। एमसी तुरंत जवाब देता है, यस प्लेटून लीडर। तभी प्लेटून लीडर कहता है, तुम यहाँ गुरिल्ला स्टेशन पर पेट्रोल करने आए हो, है ना? तो क्यों ना तुम अपनी स्किल्स यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करो। एमसी थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या आपको पता नहीं? प्लेटून लीडर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, हाँ, मुझे माफ करना, शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा था कि अपनी स्किल्स यहाँ सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करो। एमसी थकी हुई आवाज में जवाब देता है, प्लेटून लीडर, ये मेरा रेस्टिंग टाइम है और वैसे भी मैं कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज होने वाला हूं। प्लेटून लीडर गुस्से में एमसी के बिल्कुल करीब आता है और कड़क आवाज में कहता है, पाक ब्यांग जंग, क्या तुम ऑफिशियली मिलिट्री से डिस्चार्ज हो चुके हो? नहीं ना? तो फिर मैंने अभी जो कहा है उसे करो, वरना याद रखना मैं तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं देने वाला। एमसी मजबूरी में आगे बढ़ता है और ऑब्स्टिकल्स के सामने पहुंच जाता है। उसके सामने एक बेहद मोटी लकड़ी रखी हुई है। एमसी मन ही मन बड़बड़ाता है, बस कल से मैं पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, इतना छुपूंगा कि रोल कॉल के समय भी दिखाई नहीं दूंगा। इसके बाद एमसी उस मोटी लकड़ी पर अपनी ग्रिप पूरी तरह टाइट करता है। वो गहरी सांस खींचता है और अगले ही पल एमसी जमीन से जोरदार जंप लगाकर उस लकड़ी के ऊपर जा चढ़ता है। उसकी ये इनसेन मूवमेंट देखकर आसपास खड़े सारे कॉमरेड्स के होश उड़ जाते हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है कि पाक ब्यूंग जांग की मिलिट्री लाइफ अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और उसकी आखिरी छुट्टी भी कुछ ज्यादा ही यादगार होने वाली है। उधर एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, अभी तो मैं मिलिट्री सर्विस का पाक ब्यूंग जैंग हूं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं एक सिविलियन बन जाऊंगा। हाँ, आखिरकार मैं एक्स सिविलियन लाइफ में कदम रख दूंगा। लेकिन तभी अचानक उसका पैर उसी लकड़ी से टकरा जाता है। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है और वो घबरा कर सोचता है, क्या मैं लड़खड़ा गया? अगले ही पल एमसी अपना बैलेंस खो देता है और सीधे नीचे जा गिरता है। तभी प्लेटून लीडर जोर से चिल्लाता है। एमसी जमीन पर पड़ा सोचता है, क्या प्लेटून लीडर मुझ पर चिल्ला रहे हैं? लेकिन तभी प्लेटून लीडर का चेहरा अचानक अजीब तरीके से बदलने लगता है और अगले ही पल सब कुछ पूरी तरह डार्क हो जाता है। तभी अंधेरे के बीच अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, डियर वॉरियर, मिस्टर वॉरियर। एमसी अपना सिर पकड़ते हुए कराहता है, उफ, मेरे सिर में इतना भयंकर हेडेक क्यों हो रहा है? वही आवाज फिर सुनाई देती है, उठ जाइए मिस्टर वॉरियर। एमसी हैरानी से बोलता है, वॉरियर? मैं तो सिर्फ एक मिलिट्री रिजर्विस्ट हूं, आखिर कौन है जो मुझे वॉरियर कहकर बुला रहा है? इतना कहकर एमसी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, फिर उठते हुए कहता है, बाय द वे, मुझे तो लगा था कि मुझे कोई सीरियस इंजरी हुई होगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है, उसकी हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा क्रेजी है। उसके सामने एक खूबसूरत गॉडेस खड़ी होती है। वो शांत आवाज में कहती है, मिस्टर वॉरियर, मैं पालिया गॉडेस हूं, अब से मैं ही तुम्हें गाइड करूंगी। मिस्टर पाक ब्यूंग जंग, तुमने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत परेशानियां झेली हैं। एमसी का चेहरा पूरी तरह शॉक में जम जाता है। गॉडेस फिर कहती है, आप मिस्टर वॉरियर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, एमसी अचानक हंसने लगता है, हाँ, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता। मैं डेफिनेटली सपना देख रहा हूं, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा फैंटेसी स्टोरीज पढ़ ली हैं। और इतना कहते ही एमसी खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। गॉडेस घबरा कर कहती है, मिस्टर वॉरियर। लेकिन एमसी रुकने का नाम ही नहीं लेता। जाग जा, जाग जा, ये सपना है। गॉडेस फिर बोलती है, मिस्टर वॉरियर प्लीज रुक जाइए। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, शट अप, मुझे वॉरियर कहना बंद करो, तुम्हारा नाम पार्लिया नहीं, सिगरेट होना चाहिए। ये सुनते ही गॉडेस पार्लिया का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। एमसी वहीं बैठकर दुखी आवाज में कहता है, मेरे डिस्चार्ज में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, सिर्फ 3 दिन। और इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गॉडेस उसे देखकर कहती है, मैं समझ सकती हूँ मिस्टर वॉरियर, तुम्हारे लिए ये पहली बार है। एमसी तुरंत जवाब देता है, नहीं, तुम नहीं समझ सकती। अगर तुम समझती तो इस सिचुएशन में मेरे ऊपर ऐसे हंस नहीं रही होती। फिर एमसी गुस्से में पूछता है, क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही लोगों से बात करते हुए निकाल दी है? इतना कहते ही वो आगे बढ़कर गॉडेस का गला पकड़ लेता है
गॉडेस घबरा कर बोलती है, तुम कर क्या रहे हो? एमसी कहता है, अगर तुम वेब नॉवेल्स पढ़ती हो तो आगे क्या होने वाला है ये मुझे अच्छी तरह पता है। वो गॉडेस की तरफ घूरते हुए कहता है, मैं इस दुनिया में एक वॉरियर बनूंगा, है ना? फिर वो अपना सिर पकड़कर बोलता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 9 महीने नहीं, पूरे 1 साल तक जी जान लगाकर ट्रेनिंग की थी और अब मुझे फिर से वही सब शुरू करना पड़ेगा। एमसी पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मुझे ये सब दोबारा नहीं करना। फिर वो गॉडेस को घूरते हुए बोलता है, तुमने मुझे बचाया नहीं, तुमने मुझे रेस्ट तक नहीं करने दिया। एमसी फिर ताना मारते हुए कहता है, गॉडेस पार्लिया, माय एस, तुम्हारा नाम तो सिगरेट होना चाहिए। अब गॉडेस पार्लिया का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आखिरकार तुम्हारे असली कलर सामने आ ही गए, गॉडेस निकोटीन। गॉडेस गुस्से में कहती है, वॉरियर का टाइटल तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तुम्हें मेरा वॉरियर बनना था, ऐसा अस्तित्व जो बुराई का नाश करे और इस दुनिया को बचाए। फिर गॉडेस की आवाज और भी कठोर हो जाती है, तुम्हारा डेस्टिनी पहले से तय था, लेकिन अब मैं तुम्हें बिना किसी पावर और बिना एक भी सिंगल स्किल दिए इस दुनिया में भेजूंगी। एमसी हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुझे अब नीचे भेजोगी? फिर उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ता है, अच्छा, लेकिन तुम मुझे अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं भेज सकती। इतना कहते ही एमसी पूरी ताकत से गॉडेस की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन पंच पहुंचने से पहले ही कई सुनहरी रस्सियां अचानक प्रकट होती हैं और एमसी के शरीर को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। ये रस्सियां गोल्डन एंजल्स द्वारा नियंत्रित की जा रही होती हैं। गॉडेस पार्लिया अपना हाथ उठाती है और एक विशाल स्पेल कास्ट करती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, चलो देखते हैं, क्या तुम्हारा ये नया शरीर इस पावर को संभाल भी सकता है? अगले ही पल एमसी के नीचे विशाल मैजिकल रून्स और मिस्टीरियस सिंबल्स बनने लगते हैं। एमसी घबरा कर चिल्लाता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन गॉडेस उसकी एक नहीं सुनती। एमसी पूरी ताकत से चिल्लाता है, नहीं, तुम मुझे दोबारा नहीं मार सकती, गॉडेस। और अगले ही पल एमसी आसमान से नीचे गिरने लगता है। नीचे फैला हुआ है एक विशाल, घना और हरा भरा जंगल। हवा उसके कानों के पास से तेजी से गुजर रही होती है और एमसी घबरा कर सोचता है, क्या ये सब सच में हो रहा है? अगले ही पल वो सीधे जंगल के बीच जा गिरता है। इसके बाद कहानी अचानक रात के समय में शिफ्ट होती है और अब समझ आता है कि अभी तक जो कुछ भी दिखाया गया था वो असल में हमारे एमसी की फ्लैशबैक मेमोरीज थी। एमसी जंगल में बैठा हल्का सा हंसता है और कहता है, फिर वो अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाता है, उसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रखता है और हाथ जोड़कर गंभीर अंदाज में बोलता है, पाक ब्यंग जंग, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर डिस्चार्ज। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पाक। इतना कहते ही एमसी एक लंबी सांस लेता है। इस दुनिया में आए हुए पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं और आखिरकार आज सार्जेंट पाक ऑफिशियली डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन जिस डिस्चार्ज का इंतजार उसने अपनी पिछली जिंदगी में इतने लंबे समय तक किया था, उसकी खुशी मनाने वाला आज उसके अलावा कोई नहीं है। इतना सोचते ही एमसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। एमसी अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ होता है। तभी अचानक उसके पेट से जोरदार आवाज निकलती है। एमसी अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूख से ही मर जाऊंगा। तभी उसे अपने सामने उगा हुआ एक मशरूम दिखाई देता है। एमसी उसे घूरते हुए सोचता है, शायद ये जहरीला नहीं होगा, और बिना ज्यादा सोचे समझे वो उसे खा लेता है। लेकिन अगले ही पल खास खास उसके मुंह से खून निकल आता है। उधर झाड़ियों के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स छिपे हुए उसे लगातार घूर रहे होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वे एमसी पर हमला नहीं करते। कारण था एमसी के शरीर से निकल रहा एक अजीब और रहस्यमयी ऑरा। मॉन्स्टर्स उसे देखकर उलझन में भी थे और किसी अनजान वजह से उससे थोड़ा डरे हुए भी लग रहे थे। एमसी दोबारा जमीन पर गिर जाता है और कमजोर आवाज में कहता है, मुझे जीना है, मैं अभी मर नहीं सकता, मैं बहुत भूखा हूं। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार वो हाथ जोड़कर गॉडेस पार्लिया से प्रार्थना करने लगता है, गॉडेस, ये सब मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपना गुस्सा आप पर नहीं निकालना चाहिए था। एमसी रोते हुए आगे कहता है, मुझे किसी बड़ी पावर या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा फूड चाहिए, और अगर हो सके तो एक छोटा सा वेपन भी जिससे मैं शिकार कर सकूं। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, ओके। एमसी की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। गॉडेस? पार्लिया की आवाज फिर गूंजती है, मैं तुम्हारी बदतमीजी को माफ करती हूँ और अपनी ब्लेसिंग की मदद से तुम्हें कुछ चीजें प्रदान कर रही हूँ। ये सुनते ही एमसी तुरंत सिर झुकाकर धन्यवाद देता है। ब्यूटीफुल गॉडेस पार्लिया, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी काइंडनेस का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले ही पल आसमान में सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। उस चमक के बीच एमसी के सामने 3 आइटम्स प्रकट होते हैं, एक शोवल, एक खाने की पाउच और एक प्लास्टिक रोल। गॉडेस कहती है,
तुम्हारे पास्ट को देखते हुए मैंने तुम्हें वही चीज़ें दी हैं जिनसे तुम फैमिलियर हो, इसलिए ये सब मैं तुम्हें फ्री में दे रही हूँ। इसके बाद एमसी खाने वाली पोटली खोलता है। उसके अंदर किमची, बोनलेस ब्रेस्ट, मैकरल और क्यूकम्बर जैसी चीज़ें रखी होती हैं। साथ ही उनके स्टैट्स भी दिखाई देते हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल 10, डिस्कम्फर्ट 78। इसके बाद शवल का डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। वो कोई लेजेंडरी आइटम नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण अर्थ का शवल होती है। गॉडेस आखिरी बार कहती है, और अब मुझे दोबारा मत बुलाना। आवाज गायब होते ही एमसी सामने रखी चीजों को देखता है। उसकी आंखों में खुशी लौट आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, मैं तो अचानक काफी रिफ्रेश्ड फील कर रहा हूँ। और फिर कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के बाहर का नजारा दिखाया जाता है। वहां 2 लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल के आसपास का इलाका खंगाल रही होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खास चीज की तलाश में हो। इसी दौरान हमें उनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में उन दोनों में से एक लड़की एक प्रीस्टेस के सामने बैठी होती है। प्रीस्टेस गंभीर आवाज में कहती है, कैप्टन डोरा, पिछले कुछ दिनों से जंगल के मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर आसपास के विलेजेस में तबाही मचा रहे हैं। डोरा हैरानी से पूछती है, क्या ये बात कंफर्म है? प्रीस्टेस सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल से भी ज्यादा समय में ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि जंगल के भीतर कोई बेहद टेरिफाइंग क्रीचर अप्यार हुआ है। डोरा तुरंत बोलती है, तो हमें जंगल के अंदर जाकर इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। प्रीस्टेस उन्हें इस मिशन की अनुमति दे देती है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कहानी वर्तमान में लौट आती है। दोनों लड़कियां जंगल के अंदर प्रवेश कर चुकी होती हैं। उनमें से एक लड़की चारों तरफ देखते हुए कहती है, बॉस, यहाँ कुछ गड़बड़ है। पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत है। यहाँ तो कोई आम सिविलियन भी बिना किसी परेशानी के अंदर आ सकता है। डोरा भौहें सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी उसकी नजर एक छोटे से मिट्टी के टीले पर पड़ती है, वही टीला जो हमारे एमसी ने बनाया था। दूसरी लड़की हैरानी से पूछती है, ये आखिर है क्या? टीले के ऊपर कुछ अजीब से कोरियन वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। उन्हें देखकर लड़की और भी उलझ जाती है। इसका मतलब क्या है? डोरा उन शब्दों को ध्यान से देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ सस्पिशियस जरूर लग रहा है। तभी हमें उस सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम था निलारी। निलारी धीमी आवाज में कहती है, कैप्टन डोरा, मुझे लग रहा है यहाँ सच में कुछ डेंजरस है। क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? डोरा कुछ कहने ही वाली होती है कि उसे प्रीस्टेस की कही हुई बात याद आ जाती है। मेरे पास एक बेहद कॉम्पिटेंट चाइल्ड है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी लापरवाही है। ये बात सीधे डोरा के बारे में कही गई थी। डोरा अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहती है, निलारी, तुम आखिर कर क्या रही हो? निलारी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो बस आपके आदेशों का पालन कर रही हूं, कैप्टन। डोरा हंसते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? निलारी तुरंत जवाब देती है, क्योंकि मुझे डर है कि आप मौका मिलते ही वापस लौटने का बहाना ढूंढ लेंगी। दोनों आगे बढ़ ही रही होती हैं कि अचानक डोरा को कुछ महसूस होता है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो तुरंत अपनी उंगली होठों पर रखती है और हैंड सिग्नल देती है। 3 की गिनती पर जितनी तेज भाग सकती हो, भागना। निलारी चौंक जाती है, लेकिन सिर हिलाकर हामी भर देती है। 1, 2, 3। जैसे ही डोरा भागने की कोशिश करती है, निलारी उसका हाथ पकड़ लेती है। डोरा मन ही मन सोचती है, वो नजर, वो एहसास बिल्कुल सामान्य नहीं था। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन निलारी उसे घूरते हुए कहती है, कैप्टन, आप सच में क्या कर रही हैं? डोरा घबराई हुई आवाज में बोलती है, जल्दी करो, अगर हम यहीं रुके रहें तो वो हम पर हमला कर देगा। निलारी आह भरते हुए कहती है, कैप्टन डोरा, आपको क्या लगता है मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता? आप मिशन से भागने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि आप इसे करना ही नहीं चाहती। डोरा जवाब देने ही वाली होती है कि तभी जंगल के भीतर से एक बेहद भयावह आवाज गूंज उठती है। दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अगले ही पल एक विशाल पेड़ के पीछे से हमारा एमसी बाहर निकलता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो कमजोर आवाज में कहता है, मैं भूखा हूं। बस इतना सुनना था कि डोरा और निलारी दोनों घबरा जाती हैं। उनके लिए यह दृश्य किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। दोनों तुरंत भागने लगती हैं, लेकिन एमसी एकदम से अपने शवल पे पैर रखकर उछलता है और पल भर में उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों की सांसें अटक जाती हैं। उधर एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, मैं इतना बोर हो चुका था कि पिछले 5 घंटों से इसी शोवल के साथ ऐसे सिनेरियोस की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो मुस्कुराता है। फैंटेसी दुनिया आखिर फैंटेसी दुनिया ही होती है। मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद एमसी का आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो सोचता है, इस दुनिया के हीरोज भी किसी न किसी तरह जंगल से बाहर निकले होंगे। अगर मुझे भी सरवाइव करना है तो कुछ क्वेस्ट पूरी करनी होंगी। एमसी उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है।
अगर तुम दोनों यहाँ दिखाई नहीं देती तो शायद मैं अभी भी जंगल में भटक रहा होता। लेकिन डोरा की सोच कुछ और ही चल रही थी। वो धीरे से अपने बैग से एक डिगार निकालती है और निलारी से कहती है, अपना वेपन निकालो। निलारी हैरानी से पूछती है, वीपॉन? किस लिए? डोरा गंभीर आवाज में कहती है, वो अजीब टेक्स्ट याद हैं जो हमें वहां मिले थे। ऐसे शब्द हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। हो सकता है उनका संबंध इसी क्रीचर से हो। उसी समय हमें एमसी का चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन डोरा और निलारी की नजरों में वो किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी और खतरनाक क्रीचर जैसा दिखाई दे रहा था। डोरा को प्रीस्टेस की चेतावनी याद आती है, जंगल के भीतर कोई डेंजरस एग्जिस्टेंस मौजूद द है। हाय। और अब उसे लगने लगा था कि वो अस्तित्व कोई और नहीं, हमारा एमसी ही है। डोरा अपने डेगर को और मजबूती से पकड़ते हुए मन ही मन कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस क्रीचर को जंगल से बाहर नहीं जाने दूंगी।